Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने साइकोलॉजी का सीरीज़ चलाया था जिसमें क्लास 1 मैंने अपलोड कर दी है। उससे पहले जो सिलेबस है वो भी अपलोड हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर जाके देखें। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर बैच है, जो ये पीआरटी स्पेशल सीरीज़ है DSSB 2022 की, ये आपको DSSB में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में KVS में भी हेल्प करेगा, या फिर आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर भी साइकोलॉजी पूछा जाता है वहाँ ये आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट में एक सीडीपी का सेक्शन होता है, ये उसमें भी हेल्प करेगा। और आपको ये क्लासेस मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को मिलेगी। और आज जो हम लोग की सेकंड क्लास है वो है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, जिसमें हम साइकोलॉजी के डिसिप्लिन के बारे में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, कैसा डिसिप्लिन है। इसके अलावा हम एफएमआरआई एंड ईईजी को भी स्टडी करेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, तो ये है इसके इंट्रोडक्शन की बात, ये आपको पूरे पूरे तरीके से हेल्प करेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था साइकोलॉजी के बारे में कि वो कैसा डिसिप्लिन है, उसे समझा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़ाइन करना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है और एक डेफिनेशन के अंदर आप उसके हर फिनोमेना को कैप्चर करके नहीं रख सकते। तो ये लास्ट क्लास में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी ये किया था। इसके कुछ ब्रॉड पॉइंट्स देखे थे कि जो साइकोलॉजी है उसको क्या डिफ़ाइन किया जाता है, पहले कैसे डिफ़ाइन किया जाता था और आज कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। फिर हमने मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं किसी भी इंसान से रिलेटेड, जो भी उसके एक्सपीरियंस है वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे। फिर उसके बाद जिसमें एजोटेरिक एक्सपीरियंस भी होता है एक, और एक साइकोलॉजिकल पेन वगैरह, मतलब गुड एंड बैड हर तरह के एक्सपीरियंस देखे। एंड बिहेवियर भी हमने देखा था कि ओवर्ट बिहेवियर होता है, कोवर्ट बिहेवियर होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ओवर्ट बिहेवियर का मतलब है जिसमें हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो या बिहेव को मेजर कर सकते हो, तो उसे हम ओवर्ट बिहेव कहते हैं या ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं। एंड कोवर्ट का मतलब था कि जो हम नहीं देख सकते, जो इंटरनली है। सो एक रिविजन फ्लो चार्ट है, इसको लिखना है कॉपी में। सो यहाँ पे लिखा है द टर्म साइकोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। मतलब अभी तक हमने कल से जितना भी पढ़ा है, जो भी फर्स्ट क्लास थी उसमें जितना भी पढ़ा है उसके अंदर क्या क्या था कि साइकोलॉजी क्या है, कौन से दो शब्दों से मिलकर बनी है, क्या उसका डेफिनेशन है, तो उसका ये रिविजन फ्लो चार्ट है। यहाँ पे लिखा है द टर्म साइकोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, सेम चीज़ के जो साइकोलॉजी है उसमें जो साइकी है उसका मतलब होता है सोल से, उसका मीनिंग सोल से होता है। यानी कि इसमें हम पहले आत्मा जो होती थी सोल, उसका स्टडी करते थे। एंड लोगोस का मतलब स्टडी होता ही है। सो जब आप आत्मा का स्टडी करते हो, सोल का स्टडी करते हो, एंड उसके बाद ये माइंड का स्टडी बना था जिसमें हम मन को स्टडी करते थे। लेकिन आज के टाइम में साइकोलॉजी ने अपने आप को पूरा इवॉल्व किया है और आज वो क्या है, वो एक साइंस है। सो यहाँ पे लिखा है कि साइकोलॉजी इज टर्म्ड या साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस। ये बिल्कुल साइंस की तरह समझ में आती है हमको, जो स्टडी करती है हमारे मेंटल प्रोसेसेस जो हम कल देख चुके थे, एंड एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर, ये सब चीज़ें स्टडी करती है। तो ये थे मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस, मतलब उस क्लास में जितना भी करवाया था उसमें से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, कि मतलब जो साइकोलॉजी है वो एज अ सब्जेक्ट या ऐसा डिसिप्लिन कैसे वर्क कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। और साइकोलॉजी जो था वो क्या किसी का पार्ट था या अपने आप ही एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि साइकोलॉजी जो था वो ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन नहीं है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन है इन द सेंस कि ये आपका कहाँ से निकला है, जो पुराने टाइम में जो फ़िलॉसफ़ी होती थी वहाँ से निकला है। तो फ़िलॉसफ़ी का ही पार्ट हुआ करता था साइकोलॉजी, लेकिन उसके बाद ये उससे डिटैच हो गया था, उससे अलग हो गया था। तो यहाँ पे लिखा है कि साइकोलॉजी वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन है। सो दो इट इज़ अ वेरी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन। तो जैसा कि ये पहले काफ़ी नॉलेज, मतलब पहले काफ़ी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन था, बट आज एक यंग साइंस है, इज़ अ यंग साइंस इफ़ वन वर टू टेक द ईयर ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। तो वैसे तो एक बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, और पुराना सब्जेक्ट हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये पहले फ़िलॉसफ़ी का पार्ट हुआ करता था, फिर ये वहाँ से निकल गया था। तो एक अलग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में हमने इसको देखा। लेकिन इसकी फ़र्स्ट लेबोरेटरी कब बनी थी, तो यहाँ पे लिखा है कि फ़र्स्ट लेबोरेटरी जो थी वो साइकोलॉजी की 1879 में। ईयर याद करना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए। तो लिप्जिग जर्मनी, तो लिप्जिग कहाँ पर है, तो जर्मनी के अंदर सिचुएटेड है। तो पहली लेबोरेटरी साइकोलॉजी की वहीं बनी थी, जो कि किसने बनाई थी, विलियम वुंट ने बनाई थी। तो इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है
जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाली लाइन में लिखा हुआ है कि इन 1879, तो 1879 में वुंट फाउंडेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड इन लिप्जिग। तो जो विलियम वुंट है, इनका पूरा नाम है विलियम वुंट, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है विलियम वुंट। और जो ये विलियम वुंट है, इन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया। कहाँ पर? लिप्जिग, जर्मनी में। और जहाँ पे वो क्या स्टडी करते थे सेंसेशंस एंड फीलिंग्स बाय एम्प्लॉइंग एक्सपेरिमेंटल मेथड की, मतलब जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स है, सेंसेशन है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स करते थे बहुत सारे, और इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की शुरुआत इन्होंने ही की थी। और ये सेंसेशंस को स्टडी करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि वैसे तो जो साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है वो पुराना है, और वो कहाँ से, वो फिलॉसफी से निकला है। वो पहले फिलॉसफी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये उससे अलग हो गया क्योंकि इसने अपने आप को साइंस में चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये आज एक साइंस भी है और सोशल साइंस से भी जुड़ा है, वो हम पढ़ेंगे इसको। तो पहली फर्स्ट लेबोरेटरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क है ये कि फर्स्ट जो लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की वो 1879 में लिप्जिग, जर्मनी में शुरू की गई थी, जो कि किसने शुरू की थी? विलियम वुंट ने शुरू की थी। तो यहाँ पे विलियम वुंट ने ये शुरू की थी जो ये लेबोरेटरी थी। अब यहाँ पे लिखा है हाउएवर व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो कौन सा साइंस है? स्टिल रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। कौन सा साइंस है का मतलब है कि हम लोग सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, जैसे 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? SST पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, इसको सोशल साइंस भी कह देते हैं। तो सोशल साइंस का पार्ट है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ साइंस का पार्ट है, ये पता लगाना थोड़ा सा डिबेटेबल, मतलब इट्स अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है हाउएवर व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को आप कौन से साइंस में रखोगे, वो कौन से साइंस का पार्ट है? इट स्टिल रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट, ये एक डिबेट का मुद्दा है। फिर यहाँ लिखा है पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द न्यू इंटरफेसेस ऑफ इट दैट हैव एमर्ज इन रीसेंट टाइम। क्योंकि आज के रीसेंट टाइम में साइकोलॉजी ने अपने आप को बहुत इवॉल्व किया है, उसके नए नए इंटरफेसेस, नए नए जो चेंजेस हैं वो देखने को मिले हैं। तो वैसे तो कहा जा रहा है कि साइकोलॉजी इज जनरली कैटेगराइज एज अ सोशल साइंस। वैसे तो 11th के बाद, जैसे मान लो कि 10th के बाद आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया है या फिर आपने आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ किया है, तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट मिला साइकोलॉजी। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो साइंस के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो हमें ये चीज़, ये बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है कि SST यानी कि ह्यूमैनिटीज़ लेने वाला बच्चा भी यही सब्जेक्ट को पढ़ रहा है सोशल साइंस के अंदर, ठीक है, और जो साइंस ले रहा है वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। तो फिर इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या है? सो यहाँ पे लिखा है कि साइकोलॉजी को वैसे तो जनरली कैटेगराइज किया जाता है कि वो एक सोशल साइंस का पार्ट है, बट इट शुड नॉट कम टू यू एज अ सरप्राइज दैट नॉट ओनली इन अदर कंट्रीज़। लेकिन आपको ये बात जान के आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं और इंडिया भी खुद इसे एज अ सब्जेक्ट ऑफर करती है, किसका? इन द फैकल्टी ऑफ साइंस। तो साइंस की फैकल्टी में भी आपको ये वाला जो सब्जेक्ट है वो दिया जाता है पढ़ने के लिए, और वो भी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे दिया जाता है। मतलब आप इसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो जब आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आपने 12th में ह्यूमैनिटीज़ के अंदर साइकोलॉजी ली है तो आप वो भी परस्यू कर सकते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट्स में। तो कहने का मतलब है कि सोशल साइंस का भी पार्ट है और ये साइंस का भी पार्ट है। तो अगर ये साइंस का पार्ट है तो साइकोलॉजी साइंस के फील्ड में क्या कर रहा है, मतलब उसने क्या क्या चीज़ें की हैं। एंड अगर ये सोशल साइंस का पार्ट है, यानी कि ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के साथ पढ़ाया जाता है, तो इसमें ये सोशल साइंस में क्या रोल प्ले करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का। तो ये वही है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वो पढ़े थे, हमारे अनुभवों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये वर्ड आया था, ये उसके मीनिंग्स हैं, एजोटेरिक का मीनिंग क्या है और ये। इसके अलावा आगे है, अब यहाँ पे लिखा है कि मैनी स्टूडेंट्स गो ऑन टू अर्न BSc, मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो BSc MSc डिग्रीज करते हैं अपने यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर साइकोलॉजी को आप सोशल साइंस का पार्ट रख रहे हो तो ठीक है, वो सोशल साइंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन वो साइंस का भी पार्ट है। और न्यूरो साइंस, जैसे यहाँ पे दो चीज़ों पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। तो जो न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस है वो चलता ही साइकोलॉजी से है, मतलब वो एक तरीके से साइकोलॉजी का पार्ट है, मतलब वो साइकोलॉजी से ड्रिवन है, न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे लिखा है सम ऑफ अस वुड बी अवेयर ऑफ द फास्ट डेवलपिंग ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स। इसके बारे में मैं बताऊँगी बाद में, फोटोज़ वगैरह भी दिखा दूंगी कि FMRI एंड EEG क्या होता है। तो जैसे FMRI मतलब फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये होती है, तो FMRI है, EEG है। ये EEG है, इसे ECG से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये एनसेफेलोग्राम के बारे में बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं ब्रेन से ही रिलेटेड है, ये ब्रेन के
इमेजिंग से रिलेटेड है। तो आज के टाइम पे यहाँ पे लिखा है एफएमआरआई है, ईईजी है, ये सब कुछ जो है हम लोग टेक्निक्स जो है इसी में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं, विच मेक इट पॉसिबल टू स्टडी ब्रेन प्रोसेसेस इन रियल टाइम। इससे होता क्या है कि हम ब्रेन के जो प्रोसेसेस हैं, जिस टाइम पे वो चीज़ हो रही है, व्हेन दे आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस, जब वो चीज़ हो रही है, हम उसको समझ सकते हैं। यहाँ तक हमें क्या समझ में आ गया कि जो साइकोलॉजी है, अगर एज अ डिसिप्लिन की बात करें, मतलब साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, या फिर डिसिप्लिन की बात करें, तो ये काफ़ी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन है। ये पहले फिलॉसफी का पार्ट हुआ करता था, जहाँ पे पहले सोल का स्टडी करते थे, आत्मा को स्टडी करते थे, फिर मन को स्टडी करते थे, फिर जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, उसको स्टडी करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम किस किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर के जो बिहेवियर्स हैं, इंसानों के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस को स्टडी कर रहे हैं। तो ये उस चीज़ का पार्ट है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये बहुत ही पुराना नॉलेज डिसिप्लिन है, लेकिन इसने अपने आप को एक साइंस बनाया है। कैसे, कब बनाया साइंस? जब उसने अपना पहला लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया। और फर्स्ट लेबोरेटरी कब स्टैब्लिश हुआ है? तो 1879 में स्टैब्लिश हुआ है, लिप्जिग जर्मनी में। और ये आज के टाइम पे सोशल साइंस एंड साइंस दोनों का ही पार्ट है। बच्चे इसके अंदर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई करते हैं, बीएससी एमएससी की डिग्रीज जो होती हैं वो भी लेते हैं। और न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन सब में साइकोलॉजी का कहीं ना कहीं रोल है। और एफएमआरआई एंड ईईजी के अंदर हम जो ब्रेन प्रोसेसेस हैं, जो रियल टाइम में हो रहे हैं, व्हेन दे आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस, उसको भी हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो एरिया है, सेक्टर है, बोथ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट पॉसिबली ग्रो विदाउट साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। यानी कि जो हम बनाते हैं ना आजकल, एआई जो हम बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें हम बना रहे हैं, या जो ह्यूमन कंप्यूटर्स इंटरेक्शन, ये सब जो है, ये बिना साइकोलॉजिकल नॉलेज के नहीं हो सकता। मतलब इसमें साइकोलॉजी की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो इट कैन नॉट पॉसिबली ग्रो विदाउट साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इसलिए साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है, टुडे हैज़ टू पैरेलल स्ट्रीम। और कौन कौन सी पैरेलल स्ट्रीम है इसकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रीम है इसकी जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज, यानी कि ये साइंस से भी जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये सोशल साइंस से भी जुड़ा है। तो इसकी दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, यानी कि आप इसको दो स्ट्रीम्स के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें साइंस का भी रोल है काफ़ी, और जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हम इसे साइंस क्यों कह रहे हैं और हम इसे सोशल साइंस क्यों कह रहे हैं। दोनों में डिफरेंस तो होगा। तो कहा जाता है कि अगर आप साइंस ना उस चीज़ को कह सकते हो जो थोड़ी सिस्टमैटिक हो, जिसमें आप डेटा कलेक्ट कर सको, जो थोड़ी साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव हो, एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। इसको समझते हैं अभी। अब ये है कि यहाँ पे जो आपका साइकोलॉजी के अंदर आप इसको साइंस के कैटेगरी में क्यों रख रहे हो, क्योंकि साइंस ना बहुत सिस्टमैटिक होती है, डेटा कलेक्ट कर सकते हो, साइंटिफिक है। इसको हम ऑब्जेक्टिव उस तरीके से भी समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव आप इसके अंदर, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है, सब्जेक्टिव का मतलब है कि एक कोई एक्सपीरियंस है, आपने अलग एक्सपीरियंस किया, वही सेम चीज़ का एक्सपीरियंस किसी और ने दूसरे तरीके से किया, तो वो सब्जेक्टिव हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है चाहे कैसा भी एक्सपीरियंस हो, परिणाम एक ही निकलना है। मतलब जैसे 2+2=4 है, तो इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर 5 नहीं हो सकता, इसका आंसर 6 नहीं हो सकता। लेकिन आप जैसे मान लो कि आपने जैसे कि 1947 के टाइम पे जो फैमिलीज़ जिन्होंने पार्टीशन के दौरान जिन्होंने माइग्रेट किया होगा, उनके एक्सपीरियंसेस पूछोगे तो सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, वो सबके लिए सेम नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम वही ऑब्जेक्टिव चीज़ पूछेंगे कि जो ये पार्टीशन हुआ है वो कब हुआ है, तो वो कहेंगे कि 1947 के आसपास, मतलब इसी टाइम पे पार्टीशन हुआ था, 15 अगस्त के आसपास। ये तो कहने का मतलब है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो बदलेगा नहीं। तो साइंस हमेशा ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है कि कोई चीज़ ना यहाँ पे बदलती नहीं है। यानी कि अगर इसका आंसर जो है 2+2=4 है, तो वो वही होगा। एंड इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हम लोग देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि क्या कारण है और उसका क्या परिणाम निकला है। तो इसलिए जो साइंस है वो हमेशा सिस्टमैटिक है, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। जबकि जो आपका सोशल साइंस है उसमें हम इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, दैट टेक प्लेस बिटवीन पर्सन एंड सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ही शी इज़ अ पार्ट। यानी कि कोई इंसान किसी पर्टिकुलर
प्लेस का, किसी पर्टिकुलर सोशियो कल्चर बैकग्राउंड का पार्ट है, उसके साथ उसका कैसा संबंध है इन द सेंस कि उसका कैसा रिलेशनशिप है, कैसा इंटरेक्ट वो कर पा रहा है पर्सन अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के समाज से, अपने कल्चर से। तो वो चीज़ हम साइकोलॉजी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर साइकोलॉजी को उसमें स्टडी करते हैं। और एक है साइंस जिसमें सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन ये सब होता है। अब हम चलते हैं कि एफएमआरआई क्या होता है, ईईजी क्या होता है। सो एफएमआरआई का मतलब सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन नहीं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देख लेते हैं। तो वो है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये है एफएमआरआई। और एफ जो है वो ऐसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता, यहाँ पे स्मॉल ही लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मेजर्स द स्मॉल चेंजेस इन ब्लड फ्लो दैट अकर्स विद ब्रेन एक्टिविटी। यानी कि ये इसका फोटो है। मतलब अगर ब्रेन के अंदर थोड़ी सी भी एबनॉर्मलिटीज़ है तो यहाँ पे लिखा है कि मे डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़ विद इन द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है दैट कैन नॉट बी फाउंड विद अदर इमेजिंग टेक्निक्स। मतलब जो दूसरी इमेजिंग टेक्निक्स होती है उनसे फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो ब्रेन इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसमें मतलब आपके दिमाग के अंदर, आपके मतलब ब्रेन में जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो इसके ज़रिए, एफएमआरआई के ज़रिए। तो बेसिकली अगर पूछ लिया जाए कभी कि एफएमआरआई किस लिए होता है या ये क्यों करवाया जाता है, तो ये इसलिए करवाया जाता है ताकि हम लोग डिटेक्ट कर सकें जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो बाकी इमेजिंग टेक्निक्स के द्वारा हम लोग नहीं कर सकते डिटेक्ट। तो ये एफएमआरआई डिटेक्ट कर लेता है। अब आता है ईईजी। मैंने पहले ही बताया था कि ईईजी को ईसीजी से हमने कंफ्यूज नहीं करना है। ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये भी एक टेस्ट है जो क्या करता है, आपके डिटेक्ट करता है वही सेम एबनॉर्मलिटीज़ को ही डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि बहुत सारे रिसेप्टर्स जो है ना लगा दिए जाते हैं। ये सारे रिसेप्टर्स ही हैं, ये टाइनी इलेक्ट्रिकल चार्जेस लगा रहा है, यहाँ पे लगाए जाते हैं जो डिटेक्ट करके बताते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान में या इसको क्या प्रॉब्लम है या क्या एबनॉर्मलिटीज़ है। तो ये वही डिटेक्ट करता है। तो ये एफएमआरआई हो गया, ये फर्स्ट वाला एफएमआरआई है। और ये ईईजी है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। हो सकता है कि ये ना पूछे कि इसका काम क्या है, बट वो ये पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, या फिर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हमने क्या क्या कर लिया, एक बार उसको सम अप कर लेते हैं। तो आज वाली क्लास में हमने देखा कि साइकोलॉजी एक कैसा डिसिप्लिन है। तो ये बहुत ही पुराना डिसिप्लिन था, क्योंकि ये कहाँ से निकला है, ये फ़िलॉसफ़ी से निकला है। बहुत सारे फ़िलॉसफ़र्स होते थे, वो कुछ कुछ चीज़ों की बात करते थे। तो वहीं से ही ये जो आपका डिसिप्लिन है ये निकला है। और एक यंग साइंस है, मतलब साइंस के रूप में इस्टेब्लिश कब हुआ, जब ये एज अ लेबोरेटरी, इसकी पहली लेबोरेटरी को फाउंड किया गया 1879 में लिप्जिग जर्मनी में। एंड ये जो साइकोलॉजी है इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि सोशल साइंस और साइंस दोनों है, और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ाई जाती है। एंड लिप्जिग जर्मनी में जो ये साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी ये किसने इस्टेब्लिश की थी, तो विलियम वुंट ने इस्टेब्लिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। और आपका जो साइकोलॉजी जो है वो आपका साइंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सोशल साइंस के अंदर भी। साइंस में इसलिए क्योंकि हम इसको थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उस चीज़ को कि कैसे टेस्ट किया जा सकता है, सिस्टमैटिक है तो कैसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, साइंटिफिक कैसे है, ऑब्जेक्टिव कैसे है। और अगर सोशल साइंस से रिलेटेड है ये, तो फिर ये पढ़ता है आपके एनवायरनमेंट को, कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपका उससे क्या रिलेशनशिप है, कैसे आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो। एंड एफएमआरआई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये भी आपका डिटेक्ट करता है एबनॉर्मलिटीज़। और ईईजी भी आपका एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करता है बहुत सारे रिसेप्टर्स लगा करके। तो ये चीज़ें थी जो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कंप्लीट की है। सो लर्नर्स, अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको एक लाइक दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए।